नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। हमने एपिसोड्स में आपके साथ बैंकिंग के बारे में बात की, ट्रेडिंग के बारे में बात की, इंडिसेस के बारे में बात की। अब वो वक्त आ रहा है जहां पर पैसे कैसे बनाएं, कैसे बचाएं, कैसे पैसे को और अच्छी तरह बढ़ाएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक कागज़ कलम आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि जो जो चीज़ें हम आज बात करने वाले हैं वो आपको एक मार्केट का मैप देगी। उस मैप में आपने कहाँ अपने आप को रखना है वो बताएगी। तो आप ये कागज़ कलम अपने साथ ज़रूर रखिएगा। और हमारे साथ आज पूरे ऑडियंस तो हैं ही हैं, आप भी हैं, और पूरा दिग्गज पैनल है हमारे साथ। विठल मोरे जी हैं एनएससी से, एसके रुस्तगी जी हैं, डायरेक्टर हैं ऑटम सिक्योरिटीज़ में और पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं एनमी के, जिनकी सौजन्य से और एनएससी के सौजन्य से ये एपिसोड पॉसिबल हुआ है। और मोहित जी हैं लोहिया सिक्योरिटीज़ से, इनसे हम डिटेल्स में बात करेंगे। आपका भी स्वागत है। देखिए, सबसे पहले मैप में ये पता करना पड़ता है कि बाउंड्रीज़ कहाँ हैं। तो देखिए, मार्केट में दो किस्म की बिजनेसेस हैं, और मैं सिर्फ उन बिजनेसेस की बात करूँगा जो एक कंपनी बन चुकी हैं। एक वो हैं जो प्राइवेट हैं, जैसे आपकी हैं या आपके किसी रिश्तेदार के पास हैं या किसी को आप जानते हैं जिनके पास कंपनी है, वो लिस्टेड नहीं है। जो कंपनी पब्लिक का पैसा ले लेती हैं वो लिस्टेड हो जाती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में चले जाती हैं। एक ज़माना था बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज थे, अब मेन दो ही स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी हैं और बीएसई हैं। और टोटल नंबर ऑफ़ कंपनीज़ कोई 6 बोलता है, कोई 7 बोलता है। मैं मोहित जी पे ये सवाल पूछ लेता हूँ कि कितनी कंपनीज़ हैं, ताकि पहले हम मैप देख लें, मैप का साइज़ क्या है क्या चीज़ क्या देख रहे हैं हम। उसके बाद हम बात करेंगे की इंडिकेटर्स की, कि इन कंपनीज़ में अब हम क्या क्या इंडिकेटर देखें, मार्केट में कौन सा इंडिकेटर देखें, रोड किस तरफ जा रही है वो क्या देखें। मोहित जी, तो पहले अगर आप ये बता सकें कि कितने स्टॉक्स हैं जो लिस्टेड हैं, और उनमें से कितने ऐसे स्टॉक हैं जो ट्रेड होते हैं मार्केट में। क्योंकि कभी कभी नाम तो बहुत सुनते हैं, कभी कभी मैं देखता हूँ रिकमेंडेशन भी इंटरनेट में बहुत सारी घूमती रहती हैं, सिर्फ ये नहीं समझ आता है स्टॉक चल रहा है नहीं चल रहा है, या किसी के 1000 खरीदने की वजह से चल गया है। देखिए, इसमें ऐसा है, अभी जैसे 1995 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया जी। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हुआ तो कंसंट्रेट हो गया स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग टू प्लेटफॉर्म्स, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एंड कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया। उससे पहले अगर हम जाते हैं, जो स्टॉक मार्केट का सिस्टम था, छोटे छोटे शहरों में रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस बहुत थे। कुछ कंपनियां कहाँ लिस्टेड है, कुछ कंपनियां कहाँ लिस्टेड। ट्रेडिंग बहुत कंसंट्रेटेड था, कहीं पे कुछ स्क्रिप्ट्स में होती थी, कहीं पे कुछ स्क्रिप्ट्स में होती थी। आज भी कंपनियां बहुत है, वो सब इंटीग्रेट होके आज मैक्सिमम एनएससी और बीएससी में नहीं भी करके 7 से 8 हज़ार स्टॉक्स कम से कम है लिस्टेड। लेकिन जो टॉप 90% जो हमारा आज की डेट में जो डेली टर्नओवर होता है, जो उसका 90% टर्नओवर है, वो हमारे टॉप 500 स्टॉक्स में ही आते हैं। जिसमें से अगर आप 60% बोलेंगे तो वो टॉप 300 या टॉप 250 स्टॉक्स में आते हैं। तो आपका मतलब है कि जो असली ट्रेडिंग है ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, ऊपर के टॉप 500 स्टॉक्स में है। क्योंकि आज जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, वो उन कंपनियों में निवेश करना चाहती है, उसमें ट्रेड करना चाहती है जिनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी है, मार्केट साइज अच्छी है, लिक्विडिटी है। क्योंकि कोई भी उस स्टॉक में ट्रेड नहीं करना चाहता जो इलिक्विड है, मतलब निकल सके। हाँ, आज हम कोई शेयर खरीद लिए 500 शेयर, उसका अगर वॉल्यूम ही दिन का 2000 शेयर है तो पता चलेगा हम बेचने जाएंगे तो उसके प्राइस को 5% नीचे हम ही हिट कर देंगे। बिल्कुल। रुस्तगी जी, कभी कभी क्या होता है, ये सवाल दर्शक बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि जो स्टॉक है बीएससी में भी दिख रहा है, एनएससी में भी दिख रहा है, अब कहाँ खरीदें। और खरीदने के लिए जो ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं वो 2 ट्रेडिंग अकाउंट होते हैं, एक होते हैं। तो दर्शक के लिए तो वो तो स्टॉक खरीद रहे हैं, वो सोच रहे हैं क्या हो रहा है कि 2 अलग अलग जगह है या सेम चीज़ है, सेम अकाउंट है, ब्रोकर डिसाइड करेगा क्या करना है। देखिए, जहाँ तक अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर है, सेबी ने अब केवाईसी एक सिंगल कर दिया है जी। और आप एक सिंगल केवाईसी के अंतर्गत आप चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज किसी में भी आप स्टॉक खरीद सकते हैं जी। ये आपके ब्रोकर और आपके अपनी चॉइस के ऊपर पे डिपेंड करता है। दूसरी जो मूलभूत सिद्धांत है खरीदने का, जो एक डेप्थ ऑफ द मार्केट किस एक्सचेंज में वो अवेलेबल है जी। क्योंकि आप जब परचेज करते हैं, अगर आपकी एक छोटे क्वांटिटी में आप परचेज करते हैं तो आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से शेयर परचेज और सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बड़ी क्वांटिटी में शेयर परचेज करना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं कि अगर मैं एक बड़ी क्वांटिटी में हूँ तो एक लगभग एक समान मूल्य पे मेरे को कितने शेयर मिल सकते हैं, तभी आप करेंगे। नहीं तो एक इम्पैक्ट कॉस्ट मार्केट में होती है, जो कि हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। इम्पैक्ट कॉस्ट के कारण आपकी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाती है, और जो इम्पैक्ट कॉस्ट होता है वो डिसाइड करता है लिक्विडिटी ऑफ द स्क्रिप्ट के ऊपर में, और वो आपका एक
डायरेक्शन देता है कि आप किस स्टॉक एक्सचेंज से वो शेयर खरीदेंगे। तो आज हम एक और चीज़ बात करेंगे। अब नक्शा तो हमने बना लिया, अब इसमें देखते हैं कि रोड कहाँ जाती है, आपको कहाँ जाके रुकना है। तो उसको हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसके लिए, की इंडिकेटर्स। पहले हम ये देख लेते हैं कि इंडिकेटर हैं क्या, उसके बाद आप ये पूछेंगे आशीष ये इंडिकेटर ढूंढे कहाँ पर जाके। अखबार में देखें, इंटरनेट में मिलेगा, मोबाइल में मिलेगा, वो मैं आपको कुछ ही क्षणों में बताता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं की इंडिकेटर्स। विठल जी, अगर इसके बारे में आप कुछ थोड़ी सी रोशनी डाल सकें कि की इंडिकेटर्स क्या होते हैं मार्केट में, जो बड़े संस्थागत निवेशक देखते हैं या डेटा देखते हैं। संस्थागत निवेशक टिपिकली काफ़ी लार्ज कैप कंपनियों में निवेश करना पसंद करेंगे, क्योंकि जैसे रस्तोगी साहब ने कहा, जैसे इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लिक्विडिटी स्टॉक में कितनी है, जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन पहले उस स्टॉक्स का कितना है। तो स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी दो तरह के होते हैं, जैसे निफ्टी इंडेक्स और हमारे सभी NSE की इंडेक्सेस है टिपिकली जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे होते हैं। तो इसमें है कि कितना मार्केट कैपिटलाइजेशन, कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी के हैं जो अभी भी फ्रीली अवेलेबल है ट्रांजैक्ट करने के लिए, न कि वो प्रमोटर होल्डिंग में है, न कि शायद गवर्नमेंट के पास है। तो कितने फ्री फ्लोट अवेलेबल है उस स्टॉक में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को डिटरमाइन करने के लिए कि कौन से स्टॉक्स में वो ट्रेड करें। सेकंड है कि उसकी लिक्विडिटी है। जैसे लिक्विडिटी, जैसे इंडेक्स के कंस्ट्रक्शन में भी इसलिए लिक्विडिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लिक्विडिटी एक हो सकती है कि स्टॉक डेली ट्रेड हो रहा है क्या, तो उस वे में हो सकती है कि रफ टर्म से हम लोग बोले कि लिक्विड है तो ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है डेली का, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग है एक्चुअली। सेकेंड है लिक्विडिटी, जो NSE स्पेसिफिकली निफ्टी के केस में जो यूज़ करते हैं इम्पैक्ट कॉस्ट। तो इम्पैक्ट कॉस्ट में ऐसे है कि अगर एक एक्स अमाउंट, लेट्स से 10 लाख रुपए का अगर मुझे बाय करना है एक पर्टिकुलर स्टॉक, तो मेरा एक्सपेक्टेड परचेस वैल्यू कितना होगा, जो मेरा अभी का जो रेट या बेस्ट बिड, बेस्ट आस्क जो अवेलेबल है उससे वो कितना डेविएट करेगा, तो उसके रिलेटेड जो इम्पैक्ट जो इन्वेस्टर को भुगतनी होगी इस अगर डेप्थ अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसलिए निफ्टी के कैलकुलेशन जैसे इंडाइसेस के केस में हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि कंपनी का ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी कैसा है, कि रेगुलरली ट्रेड हो रहा है क्या। सेकंड है कि उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, तो उसको रैंकिंग करके जो हायर मार्केट कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स को इंक्लूड किया जाता है। थर्ड जो है लिक्विडिटी, जहाँ पे इम्पैक्ट कॉस्ट काफ़ी मिनिमल हो। निफ्टी के केस में इम्पैक्ट कॉस्ट 0.06% ही है। तो उस वे में अगर किसी को बड़ा पोर्टफोलियो अगर एग्जीक्यूट करना है निफ्टी या निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो उसको जस्ट 0.06% की इम्पैक्ट उसको झेलनी पड़ेगी। तो विठल जी, आपने बहुत अहम चीज़ें कही हैं। देखिए, क्या ये मार्केट कैप का क्या मतलब है, मैं थोड़ा आपको उस पर थोड़ा संक्षेप में बता दूंगा। देखिए क्या होता है, एक शेयर कंपनी इशू करती है, तो जब वो इशू करती है उसको हम ऑथराइज्ड और आउटस्टैंडिंग कैपिटल बोलते हैं। मतलब उन्होंने जैसे 100 शेयर इशू किए हैं 10 रुपये में, मतलब 1000 रुपये का उनका कैपिटल है। मगर 100 शेयर इशू किए हैं और कीमत 1000 रुपये की है, मतलब लाख रुपए का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप ये याद रखिएगा, उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। आप सिर्फ उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ले लीजिए, आज की कीमत से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उनका मार्केट कैप निकल आता है। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मेरा एक सवाल है सर कि कैपिटल मार्केट में कौन कौन भागीदार होते हैं और कौन कौन इसमें हिस्सा ले सकते हैं? सेबी डायरेक्टली रजिस्टर करता है और काफ़ी सारी रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होती है। शेयर मार्केट्स में ये जो प्रोप्राइटरी ट्रेड्स होते हैं ये क्या होते हैं? समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ DD नेशनल पर। समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार। एनमी हमें बताए करना
ऋषिकेश जी थोड़ा सा अगर आप इस पे और थोड़ा विस्तार कर सकें। मार्केट कैपिटलाइजेशन का सिंपल फार्मूला है कि शेयर आउटस्टैंडिंग जो हैं बाजार में उस टाइम में एज मल्टीप्लाइड बाय दी मार्केट प्राइस, जैसा कि आपने बताया। आपने अगर मेरे 10,000 शेयर मार्केट में और 100 रुपये हैं तो उनका जो मल्टीप्लायर है वो मेरा एक मार्केट कैपिटलाइजेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे हो गया। और इसी के बेसिस पे संस्थागत निवेशक एक अपना व्यू या एक संरचना करते हैं बाजार में कि हम इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी के अंदर में प्रवेश करें या नहीं करें। मोहित जी, और की इंडिकेटर्स जो आपके माइंड में हो, जो आप देख के चलते हैं कि ये मार्केट क्या हो रहा है, मैं कैसे मार्केट को स्टडी करूं, क्या देखते हैं आप? एक चीज़ और जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि मार्केट का टोटल टर्नओवर क्या है। टोटल मार्केट का टर्नओवर इज़ वेरी सिंपल कि जो पूरे दिन भर में खरीद बिक्री हुई है वो हम कैलकुलेट करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में ये टर्नओवर ट्रेंड क्या चल रहा है। टर्नओवर अगर कंटिन्यूस तेज है, बढ़ते जा रहा है तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि पार्टिसिपेंट्स बढ़ रहे हैं मार्केट में, लोगों का कॉन्फिडेंस जनरेट हो रहा है, ज़्यादा डिलीवरी उठ रही है, ज़्यादा लेवा बेची हो रही है, लिक्विडिटी ज़्यादा आ रही है। टर्नओवर ट्रेंड अगर नीचे गिरता है, टर्नओवर कम होते जाता है, तो इससे ये समझ में आता है कि मार्केट में डलनेस है, बहुत उत्साह नहीं है मार्केट में। और इसको कभी कभी हम कंपेयर भी करते हैं टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन से, जिसको हम बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। उसमें हम कैलकुलेट जब करते हैं तो टोटल टर्नओवर जो होता है, टोटल वैल्यू ऑफ टर्नओवर जो एक एक्सचेंज में होती है, और उस एक्सचेंज में जो टोटल करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है उससे हम कैलकुलेट करते हैं वो रेशियो को। वो रेशियो अगर काफ़ी ज़्यादा है, 1 के आसपास है, तो इसका मतलब ये समझ में आता है मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। आप बड़ा से बड़ा माल भी, आप बड़ा पोर्टफोलियो भी अगर मार्केट में लेके आए वो निकल जाएगा। आप बड़ा पोर्टफोलियो लेना चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट कॉस्ट नहीं पड़ेगा। वहीं अगर टर्नओवर रेशियो बहुत कम है तो आप ये समझ लीजिए आपका एक बड़ा पोर्टफोलियो लेने या बेचने में मार्केट को आप खुद एक थोड़ा सा इम्पैक्ट कर दोगे, आपका इम्पैक्ट कॉस्ट कम बेसी हो जाएगा। तो ये जब हमारी थोड़ी डिस्कशन चल रही है, मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ। कभी कभी क्या होता है जब हम इन्वेस्टर होते हैं, हम कहते हैं नहीं जी हमें नहीं पता करना। एक चीज़ होती है जो अगर आपने कभी चार्ट देखी हो तो उसमें 3 चीज़ देखते हैं जो रेगुलरली मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं। कीमत की क्या एक्शन है, कीमत किस साइड पे जा रही है। दूसरा वो देखते हैं कीमत के साथ वॉल्यूम बढ़ रही है कि नहीं, कि मतलब कीमत के साथ लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। और तीसरी चीज़ लोग ये देखते हैं कितने दिनों से ये हो रहा है। तो जैसे प्राइस, वॉल्यूम और टाइम जो है, ये मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी जब आप वैल्यू इन्वेस्टर से बात करेंगे और कहेंगे ये क्या चीज़ है जी, चार्ट मत देखिए, ये तो ऐसा हो गया ना जी, बोलिए ब्लड प्रेशर मत देखिए। ब्लड प्रेशर तो सिर्फ कह रहा है ना जो प्रेशर है आपका, और बाकी आपकी मर्जी, दवाई खानी है खा लें, नहीं खानी है छोड़ दें, मगर ये कहें कि जी मैं ब्लड प्रेशर ही नहीं लूँगा, वो मत कीजिएगा। तो जैसे कि जी मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे आप फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं या कुछ भी, जैसे आप की इंडिकेटर मार्केट में देख रहे हैं, एक स्टॉक को देखते हैं, इसमें प्राइस, वॉल्यूम और टाइम देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? इसमें आपने जो 3 चीज़ बताई उसमें एक और है, जैसा कि अभी हम लोग इंडिसेस की यूजेज के बारे में कर रहे थे। हम उसमें 3 चीज़ देखते हैं। एक तो वो वॉलेटिलिटी या प्राइस का उसका ग्राफ कैसा है, एक ट्रेजेक्ट्री क्या बन रही है उसकी, और दूसरा उसकी निफ्टी के संग में क्या रेशियो चल रहा है, वो भी हम एक देखते हैं कि निफ्टी के संग में हमारा ये बेटा स्टॉक या नॉन बेटा स्टॉक है, इसका अगर रेशियो निफ्टी के सामंजस्य से चल रहा है तब इसकी जो चाल है वो बिल्कुल सही है। और जैसा कि आपने बताया कि वॉल्यूम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हमारे प्राइस बढ़ रहे हैं और हम केवल उस पर्टिकुलर प्राइस में 100-200 का ही शेयर हो रहा है और प्राइस एक तरफा बढ़ते जा रहे हैं, तो ये निवेशकों को एक रिस्क की तरफ ध्यान आकर्षण करते हैं। और हमारा वॉल्यूम भी बढ़ना है या वॉल्यूम घटना है, और उसके साथ प्राइस का भी घटबढ़ होना चाहिए, प्लस निफ्टी के संग में उस प्राइस जो घटबढ़ हो रहा है वो निफ्टी के संग में उसका क्या कोरिलेशन है। ये तीनों चीज़ देखने के बाद ही आप ग्राफ को एक पूर्ण रूप से अध्ययन कर सकते हैं। वॉल्यूम तेज है, प्राइस उसी तेजी से गिर रही है, और एक टेम्पटेशन हो जाती है, हाँ जी चलिए अब जाके खरीद लेते हैं जी, ये तो सस्ता हो गया है। सही स्ट्रैटेजी है? देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, वॉल्यूम को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जनरल कंसेप्ट जो एक समझ में आता है, वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा है, स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ रही है, तो जब उसमें कारोबार हो रहा है उस स्टॉक में और प्राइस भी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, बायर बहुत इंटरेस्टेड है, जो खरीदार है वो उस पर हावी है। और वहीं पे अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है
और स्टॉक का प्राइस जोर से नीचे गिर रहा है, इसका मतलब उस शेयर पे सेलर हावी है। तो ये वॉल्यूम और प्राइस का जो इंडिकेशन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है जिससे हमें उसका नियर टर्म ट्रेंड समझ में आता है। और आप जो हम की इंडिकेटर की बात कर रहे हैं, मैं 2-3 और इंडिकेटर आपको देना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि साल में 4 बार रेगुलेटर ने कहा है जी आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट डाल दीजिए, और साल में 1 बार आप पूरे 12 महीने के रिजल्ट डालिए। स्टॉक के रिजल्ट आने के पहले और स्टॉक के रिजल्ट आने के बाद में जैसे कि आप कितना इसमें वेट डालते हैं या जोर डालते हैं जब रिजल्ट्स आने। सब स्टॉक की बात नहीं कर रहा, मगर मैं जो जैसे हमारी कंट्री में जब आईटी के स्टॉक आते हैं या कुछ आते हैं तो एक बड़ी एक्साइटमेंट हो जाती है, या तो एक्साइटमेंट सीधा ही 200-300 रुपये नीचे होता है या ऊपर होता है। तो उसको एक की इंडिकेटर हम इस्तेमाल करेंगे या नहीं करें, क्योंकि हर 3 महीने वो फेज़ आ ही जाता है। इसमें ऐसा होता है कि आप क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो माने एक बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर में, और उसी के बेसिस पे जो एनालिस्ट होते हैं मार्केट के, वो अपना एक व्यू देते हैं इन्वेस्टर्स को कि ये पर्टिकुलर शेयर्स को परचेज किया जाए या सेल किया जाए। और क्वार्टरली रिजल्ट एक नतीजा होता है जो कि हमको एक बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन देता है कि हमको इस शेयर में अगर इसके नतीजे कितने अच्छे हैं, इसका अर्निंग पर शेयर कितना अच्छा है, टर्नओवर रेशियो कितना है, ग्रोथ ऑफ द कंपनी कितनी है, ये सारे इंडिकेटर हमको हमारे को परचेज और सेल के लिए सहायक होते हैं। सेबी का और एनएससी का एक ही मंत्र है कि इन्वेस्टर इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। बिल्कुल। तो वो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए ही सारी की सारी ये पूरे की पूरी ये हमारी समृद्धि की पाठशाला है। और मैं चाहता हूँ कि अपने जो भी निवेश करें मार्केट में वो पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी रखें। एक संक्षेप में मैं आप तीनों से पूछना चाहता हूँ, अगर आपको एक की इंडिकेटर देखना हो मोजी आपसे, जो आप 2 अगर कोई की इंडिकेटर देख के चलें, वो कौन से वाले होंगे? इसको 2 तरीके से बताना चाहूँगा। अगर सामने वाला प्योर इन्वेस्टर है, उससे स्पेकुलेशन नहीं करना है, ट्रेडिंग नहीं करना है, तो उसको ग्रोथ फोरकास्ट, इन्फ्लेशन, ये 1-2 चीज़ों को नज़र पे रखना चाहिए कि ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ कैसी है, उसके हिसाब से उसको पोजीशन लेना चाहिए। और अगर वो डेली ट्रेडर है, उसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ वगैरह से कोई मतलब नहीं है, उसको उस स्टॉक के लोअर टर्म मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को देखना चाहिए। उस पर्टिकुलर स्टॉक जिसमें वो पोजीशन लेना चाहता है, उसके वॉल्यूम को देखना चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, और अपना एक रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से एंट्री एग्जिट करते रहना चाहिए। जैसे कि आप 2 की इंडिकेटर्स। 2 की इंडिकेटर मेरे हिसाब से जो मैं फॉलो करता हूँ वो एक है ग्रोथ इन सेल इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और दूसरा है अर्निंग पर शेयर। हम जो है ना ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कभी कभी ऐसे कहते हैं जी मेडिकल की डिग्री कर रहा है, इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहा है, मगर मार्केट में तो जो जीता वही सिकंदर है। तो आप अपना साइकोलॉजी सोचें, ना एक ख़राब है ना एक अच्छा है। आपने प्रॉफिट नहीं बनाया तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, आपने लॉसेस बनाए तो गड़बड़ हो गई। तो कौन सी डिग्री कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपने क्या बनाया उससे बहुत मतलब है। Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार, एनवी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार। क्या पूंजी बाजार नियोजन हमें सिखाती एनवी, शहरों गाँव हर एक जगह पर राह दिखाती एनवी। एनवी एनवी ANMI। 1 महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपर हिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो,
और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। जब भी हम किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो सबसे पहले हम किसी ब्रोकर या सब ब्रोकर का चुनाव करते हैं। सब ब्रोकर का मेन रोल ये है कि वो इन्वेस्टर्स लेके आते हैं। इन 3-in-1 अकाउंट के क्या क्या फायदे होते हैं जिनका लाभ ग्राहक उठा सकते हैं? समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ DD नेशनल पर। Issued in the interest of investors by NSE. दीपिका जी गुड़गांव से हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका एक सवाल है। दीपिका जी नमस्कार, अर्ज कीजिए। सर मेरा नाम दीपिका है और मैं एमिटी यूनिवर्सिटी हरियाणा की छात्रा हूँ और मैं यहाँ से MBA एग्जीक्यूटिव कर रही हूँ। सर डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ऐसा शब्द है जो अक्सर देखने को मिलता है। मार्केट कैप कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। सो एग्जैक्टली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या चीज़, अगर आप इसके बारे में थोड़ी जानकारी दे सकें। ये वो वैल्यू है, आज टोटल कंपनी के जो शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मार्केट में, जो टोटल कंपनी के शेयर्स आज के डेट में आउटस्टैंडिंग है और उनकी करंट शेयर प्राइस, ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करके एक फिगर निकालते हैं वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब जिस हिसाब से अगर मार्केट में शेयर्स के इशू कम बेसी होते हैं या फिर शेयर के प्राइस में घटबड़ होती है तो उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन कम बेसी होती रहती है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे हम डिसाइड करते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इन्वेस्टर्स डिसाइड करते हैं उनको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। आज लार्ज कैप है वो स्टॉक या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, उस हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना बहुत ज़रूरी भी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में हमारे जो डाउट थे वो क्लियर किए। इससे रिलेटेड सर मेरे पास एक और क्वेश्चन है। अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ या मुझे मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन किस तरह से मेरी मदद करेगा एक अच्छा डिसीजन लेने में कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस तरह इन्वेस्ट करूँ, अगर आप इसके बारे में कुछ बता पाएँ। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे कंपनी की वैल्यू को अगर रिफ्लेक्ट करता है तो उसे मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, जैसे अगर निवेशक का जो व्यू होगा या एक पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट के एंगल से, कि उसे अगर लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, मिड कैप सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में करना है, तो उसका अंदाज़ा उसे हो सकता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, तो उसके बेसिस पे वो डिसाइड कर सकता है। सेकेंड फ़ायदा जो दूसरा यूज़ जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का वो ये है कि जैसे मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी के रिटर्न्स को ट्रूली रिफ्लेक्ट करता है। जैसे प्राइस, जैसे जस्ट प्राइस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अगर कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह के इफ़ेक्ट की वजह से अगर प्राइजेस चेंज हो सकती है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का जो टोटल वैल्यू है, जैसे उसके इशूड कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय प्राइस जो होगा, तो वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो चेंज होगा या जिसमें ज़्यादा चेंज है उसके बेसिस पे निवेशक डिसाइड कर सकता है कि किस टाइप के स्टॉक में उसे इन्वेस्ट करना है। तो थोड़ा जैसे उनको हिस्टोरिकल एक एविडेंस या हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस कैसे रहा है कंपनी का, वो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन का थोड़ा एनालिसिस करने से उन्हें पता चल सकता है। जी, मेरा नाम सुचेता है। ये मार्केट टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? टोटल टर्नओवर है मार्केट का, उसको आप डिवाइड करेंगे टोटल करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन से, तो उससे मार्केट टर्नओवर रेशियो निकलता है। गुड मॉर्निंग सर, मैं एक पर्सपेक्टिव इन्वेस्टर हूँ और मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। सो ऐसे क्या ऑप्शंस है जिसके थ्रू मैं शेयर मार्केट को ट्रैक कर सकूँ या मार्केट से रिलेटेड संबंधित जानकारी जो है मेरे को मिलती रहे? जैसे कि दीपिका जी पूछ रही हैं कि कैसे मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं या कैसे जानकारी हासिल कर सकते हैं, तो कई तरह के माध्यम है। इकोनॉमिक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स है जिसके बारे में वो मार्केट के गतिविधियों से अप टू डेट रह सकते हैं। इंटरनेट में आज के छात्र इंटरनेट और मोबाइल एंड्रॉयड पे एप्लीकेशंस काफ़ी यूज़ करते हैं, तो कई तरह के ऐप्स हैं जिससे रियल टाइम बेसिस में न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं मोबाइल पे। इंटरनेट में काफ़ी तरह के वेबसाइट्स हैं जिसमें कई तरह की एनालिसिस हो सकती है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, न्यूज़ वगैरह, लाइव स्टॉक कोट्स, ऑप्शंस वगैरह के प्राइसिंग्स वगैरह कई तरह से हो सकते हैं। एक्सचेंज के वेबसाइट्स वगैरह भी है, और अगर वो किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुला रखे हैं तो उनके रिसर्च को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
तो कई तरह के ज़रिए से आप स्टॉक मार्केट में क्या गतिविधि हो रही है उससे अप टू डेट रह सकते हैं। बिल्कुल, वक्त ख़त्म हो गया। मैं सिर्फ ये कह के एंड करना चाहता था कि जब हम कॉलेज में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो बहुत कम इंजीनियरिंग मेडिकल की सीट होती थी। तो इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज की भी वैसी हालत है और अब ये हो गया है कि बहुत सीट्स हैं, मेडिकल में भी हैं, इंजीनियरिंग में भी हैं। आप में अगर सलाहियत है तो घुस सकते हैं। वैसे ही एक्सचेंज की काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। मगर आप कभी सोचिएगा कि आपके साथ हज़ारों लोग पढ़ते हैं, कॉलेज ख़त्म करते हैं, मगर सब एक जगह नहीं पहुंचते। उसके लिए एक आप में खासियत होती है कि आप अध्ययन करने के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं और मार्केट में आप उसके साथ पैसे बनाएं और लॉस कम करें। समृद्धि की पाठशाला का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं हूं आशु दत्त। नमस्कार।